मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मैं एडवोकेट हरिकृष्ण रूपावाला एंड सीए मीनल कांचीवाला आप सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, डे टू डे लाइफ में आम किसान और आम जनता को असर करते सवालों का सरल भाषा में जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है कंसिलियम टैक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सीए विक्रांत भाई घायल एंड डायरेक्टर एडवोकेट धर्मेश भाई गौरवाला। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों का, जैसे कि खेती की आय किसे कहते हैं, अर्बन रूरल जमीन किसे कहते हैं, खेती की आय में इनकम टैक्स कैसे गिना जाता है, खेती की जमीन बेचने पे कैसे और कितना टैक्स लगता है और उसे कैसे बचाया जा सकता है, खेती की आय वाले केसों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कैसे चेक किया जाता है कि भाई ये केस कैसे उसका मतलब टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम इसी सवालों के जवाब जानने के लिए कुछ सवाल हम धर्मेश भाई गौरवाला जी से करना चाहते हैं। अब पहला सवाल मैं धर्मेश भाई से करना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स कायदे के अनुसार कौन सी आय को एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब मैं कुछ स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि मिनट, ये स्क्रीन आपको दिख रही है? जी सर। ओके, तो एग्रीकल्चर इनकम गिनने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2(1)A में बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या इंक्लूड होगा। एक तो रेंट और रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर लैंड से मिल रहा है, दूसरा एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, वहां पर जो गतिविधियां चल रही है वो, और तीसरा है इनकम एट्रीब्यूटेड फ्रॉम फार्म हाउस, मतलब एग्रीकल्चर लैंड के साथ जो बिल्डिंग अटैच है उसमें कुछ जो उसका एक डेफिनेशन के हिसाब से कि वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है, उस हिसाब से वो मिलेगा। और ये सब उसी लैंड पे मिलेगा जो सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में है। ये सब इनकम वहां से मिली है। अब ये एग्रीकल्चर इनकम गिनी जाएगी। अच्छा, तो अगर किसी की खेती की जमीन विदेश में है तो उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में क्या होगी? इसके लिए हम लोगों को उसका जो स्टेटस है वो देखना पड़ेगा। अगर वो एनआरआई स्टेटस है तो उसकी वहां की आय यहाँ पर गिनी नहीं जाएगी। और दूसरा रेसिडेंट स्टेटस है तो उसमें जो दो प्रकार है कि ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, तो उसमें जो ऑर्डिनरी रेसिडेंस है उसके हिसाब से उसकी वहां की आय यहाँ पर गिनी जाएगी। उसके ऊपर टैक्स उसको जो उसकी और आय के साथ मिला के देखना पड़ेगा और उसके ऊपर टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो आएगा। धर्मेश भाई, कई बार ऐसे देखने में आता है कि लोग डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर खुद के शहर के बाहर जाके शादी करते हैं, तो अगर इसके लिए खेती की जमीन भाड़े दी है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? देखिए, 1/4/2001 से जो आप ये स्लाइड में देख रहे हैं कि कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी एग्रीकल्चर लैंड पे की जाएगी तो वो जो एक्टिविटी है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं गिना जाएगा। जैसे कि आपने बताया मैरिज या पार्टी और बिजनेस वगैरह, जो भी कुछ एग्रीकल्चर लैंड पे जो एक्टिविटी होती है वो अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। उसके ऊपर 100% टैक्स जो अलग दूसरी आय में जो गिना जाएगा उस तरह से मिलेगा, उसमें छूट नहीं मिलेगी। तो इस हालत में किसी भी आय को खेती की आय गिनने के लिए क्या मापदंड है? एक तो एक चीज है कि आपने जो पूछा कि मैरिज या वगैरह है तो उसके लिए तो मैंने बताया, लेकिन और भी कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। उस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से रेंट और रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर लैंड से मिल रहा है वो किस तरह से मिल रहा है वो देखना पड़ेगा। कि बिल्डिंग है, अगर समझ लीजिए कि बिल्डिंग है, अटैच है, लेकिन वो बिल्डिंग किसी और पर्पज में यूज हो रहा है तो वो उसमें बात नहीं मिलेगा, उसके ऊपर उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वही बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रिलेटेड ही उसका यूज हो रहा है। जैसे
फार्मिंग करते हैं तो किसान वहां पे अपने जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के रिलेटेड चीजें वहां पे रखता है, अपनी क्रॉप्स रखते हैं, मतलब वहां पर अपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह रखते हैं। तो वहां पर जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं खेत में, वो वहां पर जाके आराम करते हैं, रुकते हैं, मतलब उस तरह से किस तरह से उसका यूज हो रहा है उस हिसाब से वो गिना जाएगा। वो वैसे भी AY 14-15 से जो रेंट इनकम है स्टोर वगैरह बिल्डिंग की, तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में वो बिल्डिंग का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। अदरवाइज वो किसी और तरीके से यूज होती है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन ये भी आया है 1/4/2009 से कि जैसे सैपलिंग है, सैपलिंग माने पौधा उगाना, सीडिंग है जैसे बीज बोना, वैसे नर्सरी एक्टिविटी है, हॉर्टिकल्चर और टिश्यू कल्चर एक्टिविटी है, वो सब भी 1/4/2009 से एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। अच्छा, आपका एक जो सवाल है कि कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी, आप क्या पूछना चाहते हैं? सॉरी, मतलब किसी भी आय को खेती की आय में गिनने के लिए क्या मापदंड है उसके? अच्छा, तो उसके लिए मापदंड तो ये है कि उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन CIT वर्सेस राजा विनोय कुमार साहस रॉय का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो 1957 में आया था, बहुत पुराना जजमेंट है, 32 ITR 466। तो इस जजमेंट को अभी भी फॉलो किया जाता है क्योंकि वो बहुत डिटेल में आया था। उसमें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसको मानी जाएगी, तो कृषि आय मानने के लिए बेसिक ऑपरेशन, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है जैसे वीडिंग, डिगिंग, वहां पर जो पौधे उगे हैं उसको निकालना, उसको प्रिजर्व करना, उसको पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह करना, उसको कल्टीवेशन करना, ये सब उसमें जोड़ा गया था। सिर्फ फूड उगाना या ग्रेन उगाना या सिर्फ कल्टीवेशन ये सब करना सिर्फ इतना ही नहीं है, उसकी संलग्न जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी वहां पर होनी चाहिए। तो ये जजमेंट जो आया था वो बहुत डिटेल में आया था, उसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की जो पूरी डेफिनेशन दी गई थी कि किसको एग्रीकल्चर ऑपरेशंस माना जाएगा और वो ऑपरेशंस वहां पर होने चाहिए, तब जाके वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जेन्युइन एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा इसमें इंटरकनेक्शन भी देखे जाने चाहिए कि एग्रीकल्चर जो डेफिनेशन है और इनकम के बीच जो इंटरकनेक्शन है वो भी देखा जाएगा। इस तरह से वहां पर क्या होना चाहिए, बेसिक एक्टिविटी तो है जैसे प्लांटिंग है, वहां पे बीज बोना है, सीडिंग है, वो है। फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस है, वैसे वीडिंग है, डिगिंग है, जैसे खुदाई है, जो अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूवल करना है, फिर उसको जो क्रॉप है उसको बचाना है, फिर उसकी जो कटाई बुनाई वगैरह जो होनी है वो करनी है। ये सब एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन माना जाएगा, इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाए। फिर आप हमें ये बताइए कि कौन सी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं गिना जाएगा? जी, इसमें ऐसा है कि जैसे कोई फार्मर है तो वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी अपनी लैंड पे करता है, लेकिन वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं जाता। मार्केट में बेचने के लिए उसके अलावा किसी और बंदे को वो बेचता है, जैसे कि जो मीडिएटर है उसको वो बेच देता है और मंडी में वो मीडिएटर जाता है। तो ऐसे हालात में वो जो एक्टिविटी है, जो मीडिएटर की एक्टिविटी है, उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं गिना जाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। अदर देन फार्मर, कोई भी मीडिएटर है जो मार्केट में सेल करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। दूसरा ये कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज जो भी विदाउट इंटरकनेक्शन है, जैसे कि कोई एक बंदा है वो फार्मिंग करता है लेकिन वो 100% एक्टिविटी नहीं करता है, वो कुछ हार्वेस्टिंग जैसे वो बीज खुद बोता है लेकिन काटने अलग लोग हैं, तो 100% एक्टिविटी इंटरकनेक्शन में नहीं चलती, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। फिर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जैसे मॉन्सांटो है, तो वैसी मार्केटिंग कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बाजार में बेचती है, होलसेल में बेचती है, रिटेल करती है,
तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, माने मार्केटिंग एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। दूसरी एक है एग्रीकल्चर एक्टिविटी बाय वे ऑफ कंपनी, की कोई भी कंपनी है, जैसे मैंने मोनसैटो का नाम दिया, ऐसे कोई कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। कंपनी फार्मिंग करती है, ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ही है, ग्रुप के लिए, कंपनीज के लिए नहीं है। सोसाइटी के लिए है लेकिन ग्रुप के लिए, कंपनी के लिए नहीं है। जैसे डेयरी और कुछ एक्टिविटीज है, जैसे डेयरी फार्मिंग है, तो एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आप पशुपालन करते हो तो वो उस डेयरी फार्मिंग है, तो वो फिर इसमें और एक चीज जोड़ सकते हैं कि हम जो ये पोल्ट्री फार्म भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। फिर और है वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन, जैसे कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड में उसने कुआं खोद के रखा या फिर पंप लगाया और वहां से वो औरों को वाटर सप्लाई करता है, या इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई होती है, तो वो सब एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। फिर कहीं पर ऐसा होता है कि लैंड होती है एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही होती है, लेकिन वहां से मिट्टी निकाल के वो लोग ब्रिक्स बनाने के लिए बेचते हैं, तो वो मिट्टी बेचना है, वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। फिशिंग एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। जो रूरल एरिया में कहीं पर ऐसा होता है कि जो खेती की जमीन है उसमें फार्मिंग हो नहीं सकती क्योंकि वहां पर स्टोन है, माइंस है, तो वहां से माइन निकलना वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह किसी एग्रीकल्चर बड़ा फार्म है और उसको कोई मैनेज कर रहा है, तो वहां पर उसको सैलरी मिल रही है, वो एग्रीकल्चरिस्ट की तरफ से मिल रही है, लेकिन वो सैलरी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। और एक चीज ऐसी है कि किसान ही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही बेचता है, लेकिन जब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खुद बेचता है, लेकिन जब उसको पेमेंट मिलती है वो कुछ लेट मिलती है, तो उसके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस मिलते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना जाए। ठीक है, तो कितनी एक्टिविटी ऐसी होती है जो खेती के अलावा वैल्यू एडिशन या कमर्शियल वैल्यू देती है, जैसे कि चाय की खेती और हरी पत्ती को सुखा के उसका मार्केटिंग करना। तो ऐसे संजोगों में खेती की आय और व्यवसाय की आय कैसे गिननी है? इसके लिए ये मिक्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी का ब्यौरा दिया गया है रूल 7, 7A, 7B और 8 में। बहुत क्लियर कट ब्यौरा है, ये आप स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे कि ग्रोइंग ऑफ टी है और मैन्युफैक्चरिंग टी है। अब जैसे आप टी की हरी पत्तियां उगाते हो, किसान है वो हरी पत्ती उगाता है, वही बेच देता है, तो 100% एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही उसको प्रोसेस भी करता है, उसमें से चाय पीने के लायक पत्ती भी बनाता है, तो उसमें परसेंटेज डिफाइन किए गए हैं कि उसमें 60% एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी और 40% बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। जैसे मैंने बताया, ये दूसरा पॉइंट है सेलिंग ऑफ ग्रीन टी लीव्स डायरेक्टली, तो वो तो 100% एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। जैसे कि उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसान है वो टी पत्ती उगाते हैं और फिर बड़ी कंपनी जैसे टाटा है, टेटली है, सोसाइटी वगैरह को बेच देते हैं, तो किसान की तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही है। लेकिन वही किसान खुद ही अपने वहां प्रोसेस करके टी पत्ती भी बनाता है चाय पीने के लायक, T40 का रेशियो माना गया है। वैसे ही रबर है, तो रबर में ऐसा है कि जो लिक्विड रबर है उसको प्रोसेस करके वो उसके आगे भी चलता है, तो उसमें 65% एग्रीकल्चर एक्टिविटी और 35% बिजनेस एक्टिविटी। वैसे ही कॉफी है, कॉफी बीन्स डायरेक्ट ही जो रो कॉफी बीन्स है वही बेच देते हैं, तो 100% है, लेकिन वो उसको कॉफी को प्रोसेस करते हैं, तो और मैन्युफैक्चरिंग कॉफी बीन्स भी बनाते हैं उसमें से, तो वो 75% और 25%, 75% एग्रीकल्चर, 25% बिजनेस। वैसे ही कॉफी के आगे प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस है, सिर्फ कॉफी बीन्स बेचना और कॉफी पाउडर भी बनाना, उसमें फ्लेवर भी देना, उसमें इंस्टेंट वगैरह जो कुछ है वो प्रोसेस भी करना, तो उसमें 60% एग्रीकल्चर एक्टिविटी और 40% बिजनेस माना जाएगा। और एनी अदर केस जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू एडिशन के बिना बेचना है, रो प्रोडक्ट ही वैसे ही बेचनी है, तो वो 100% एग्रीकल्चर, और उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन कर बेचना है तो 100% बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं एक एग्जांपल कि आप देखेंगे कि जो हम लोग गेहूं, ज्वारी वगैरह, चावल वगैरह खाते हैं, तो वो जो उसके जो छोड़ होते हैं, जो मतलब पौधा जो होता है, उसमें से दाने निकाल के बेचना
उसको पॉलिश करके फर्दर प्रोसेस करके बेचना, ये दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। तो अगर वो प्रोसेस एक बार बेच दिया पौधा वगैरह तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, लेकिन वही पौधा परचेस करने के बाद उसमें फर्दर प्रोसेस करके उसमें से दाना निकालना, उसको पॉलिश करना, उसका जो बीज अंदर से निकालना, वो सब बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। ये मिक्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी का जो है ब्यौरा वो रूल 7, 7A, 7B और 8 में दिया हुआ है। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो क्या खेती की आय में टैक्स नहीं लगता? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ जी धर्मेश भाई, तो मेरा सवाल ये था, तो क्या खेती की आय में टैक्स नहीं लगता? खेती की आय पे टैक्स लगता भी है और नहीं भी लगता, ये मिक्स सिनारियो है। इसमें दो अलग अलग सिनारियो है। इसमें ऐसा है कि किसी बंदे की 100% एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही है और कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कहीं भी और कोई आय नहीं है, तो उसको टैक्स लगता ही नहीं है। लेकिन अगर उसकी दूसरी आय भी है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है या रेंट इनकम है, इसी तरह से कोई भी अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी की इनकम है, वो 2 लाख तक है, तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे एग्रीकल्चर इनकम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैंने यहाँ एग्जाम्पल में 6 लाख लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2 लाख से कम है, अप टू 2 लाख ही है, तो उसको टैक्स नहीं आएगा। ये सिनारियो 1 है। और एक सिनारियो है सिनारियो 2। इसमें आप देखेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी है 6 लाख रुपए और अदर टैक्सेबल इनकम भी 6 लाख रुपए है। जैसे इंटरेस्ट है, मैंने आपको पहले बताया, रेंट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, या फिर किसान क्या करता है कि पार्ट टाइम जॉब भी करता है या फिर कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करता है, किसी और का भी कल्टीवेट करता है, तो वहां पर तो वो सब मिला के उसकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख, अदर इनकम 6 लाख, टोटल 12 लाख हो गई। तो उसके ऊपर जो 12 लाख पे जो टैक्स आएगा वो 1,72,500 आएगा, जिसमें से आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम के 6 लाख रुपए के ऊपर जो लिमिट है टैक्स लिमिट 2.5 लाख, उसको लेस करेंगे तो टैक्स बनेगा 8.5 लाख रुपया जो बचता है उसके ऊपर टैक्स आएगा 82,500। तो नेक्स्ट टैक्स पेएबल आ गया 90,000। अब जो 6 लाख है ऊपर जो अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर 32,500 टैक्स है। तो कुछ कुल मिला के एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख रुपया है, तो उसके ऊपर टोटल मिला के टैक्स आएगा 57,500। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ उनकी अदर सोर्स की भी इनकम है 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा, तो उसको टैक्स आएगा, वो ये प्रोपोर्शनेट में आएगा, उसके ऊपर टैक्स तो आएगा। अच्छा, आपने अच्छी जानकारी दी ये टैक्स की। मित्रों, टाइम के कंस्ट्रेंट को देखते हुए हम ये चर्चा को अभी यही अल्प विराम रख देते हैं, पर इसी को कंटिन्यू करके हम वापस आएंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।